भारत का इतिहास में ये 9 साल का हमारे जर्नी है, ये बहुत ही मेमोरेबल है। निर्णायक फैसला और निर्णायक कदम उठाए गए हैं। उसके वजह से जो रिफ़ॉर्म हुआ है, जिसके वजह से ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है इकोनॉमी में, आम लोगों का लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं। एक कॉन्फिडेंट इंडिया का आज पूरा स्वरूप आप देश भर में देख रहे हैं। आज जब हम कहते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, तो लोग कहते हैं कि वाह! भारत का इतिहास में ये 9 साल का हमारे जर्नी है, ये बहुत ही मेमोरेबल है और एक दृष्टि से देखा जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट का ये एक समय है। 9 साल पहले हमारे देश का क्या हालत था और आज 9 साल के बाद में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके बारे में एक आकलन अगर करेंगे, अगर डीपली स्टडी करेंगे, तो आपको फ़र्क बहुत अच्छी तरह से नज़र आएंगे। आजकल पॉलिटिकली बयानबाजी करते करते में असली जो विकास हुआ है वो छूट जाता है और किसी लोगों को तो गुमराह करके वो जो असली मुद्दा है उससे लोग भटक भी जाते हैं। मैं अगर पिछले 9 साल के जो टेन्योर है मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, मोटा मोटा देखा जाएगा तो हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 11वीं पोजीशन में थे, 11th पोजीशन। आज हम दुनिया का 5वीं सबसे बड़ा अर्थशक्ति बन के उभरे हैं और अगले 2-3 साल के अंदर में हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और ये अचानक ऐसा हुआ नहीं है। हर वक्त इकोनॉमी का हर पहलू को देखते हुए जो निर्णायक फैसला और निर्णायक कदम उठाए गए हैं, उसके वजह से जो रिफ़ॉर्म हुआ है, जिसके वजह से ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है इकोनॉमी में, इसलिए हम आज दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी में से एक बन गया है। अगर आप थोड़ा सेगमेंट वाइज करके देखेंगे, तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में आप देखेंगे, चाहे वो रेल हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन के दृष्टि से भी हो, हर दृष्टि से गांव दूर दूर तक सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। अब जब आप हाईवे में चलते हैं तो आपको फ़र्क अपने आप नज़र आता है कि 9 साल पहले क्या हालत था और 9 साल के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं। मैं जैसे अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम इतना जल्दी हमारा वहाँ एयरपोर्ट बन जाएंगे और दिल्ली से हम सीधा अरुणाचल पहुँच जाएंगे 3 घंटे के अंदर में। ये सब चीज़, ये जो 9 साल में जो हुआ है, 9 साल बिल्कुल कमाल का हो गया है एक दृष्टि से। फिर आप युवाओं के बीच में जाकर के देखिए, टोटल चेंज माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स में आप देखिए, मैं खेल मंत्री भी रहा हूँ। पहले हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जब ओलंपिक्स में जाते थे, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ में जाते थे, तो हम बिल्कुल वो जो कॉन्फिडेंस जो चाहिए था वो बिल्कुल हम में नहीं होते थे। हमारा खाने पीने का व्यवस्था, हमारे जो कपड़े का स्टैंडर्ड्स या जो भी बैकअप सिस्टम था वो खंडित था, बिखरा हुआ था, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होते थे। अब हमारा खिलाड़ी जब बाहर में जाते हैं तो फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जाते हैं कि हम जीतने के लिए आए हैं। खेल में हार जीत होते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि हम जीतने के लिए आए हैं, मेडल लेने के लिए आए हैं, ये कॉन्फिडेंस फिर से देखने को मिला है और एक स्पोर्टिंग पावर हाउस के रूप में भारत उभर के आ रहे हैं। पिछले ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 7 मेडल जीत करके रिकॉर्ड भी बनाया। इसके बाद में अगर आप आम जो पब्लिक, जो कॉमन मैन का आप दृष्टि से देखिए,
जो कॉमन आदमी का सुविधा, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर के गांव-गांव तक, घर-घर तक पीने का पानी पहुंच रहा है, हर घर में बिजली पहुंच रहा है, गैस का चूल्हा पहुंचाया जा रहा है, गैस कनेक्शन सबको मिल रहा है, दूर दराज इलाके तक मोबाइल टावर लग गया है। आज फार्मर वो एप्लीकेशन, जो मोबाइल ऐप यूज़ करके अपना जो साइंटिफिक नॉलेज या इनपुट्स उसको सीधा सीधा प्राप्त हो रहे हैं। फिर आप देखिए एक वेंडर, एक स्ट्रीट में चाय बनाने वाला आदमी, वो भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, डिजिटल पेमेंट के ज़रिए अपना धंधा कर रहा है। अब चिदम्बरम साहब जैसे लोग, कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे कि डिजिटल इंडिया कहाँ होगा इंडिया में, गांव का आदमी कैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करेगा, एक स्ट्रीट वेंडर कहाँ से डिजिटल पेमेंट करेगा। आज ये सारा सच्चाई हो चुके हैं। तो हमने जब 2014 में पीएम मोदी साहब का जन धन योजना जब लॉन्च किया था तो मजाक उड़ाया था कि पैसा है ही नहीं, अकाउंट खोल के क्या करेगा, बैंक अकाउंट में क्या होगा, ऐसा मजाक उड़ाते थे। आज उसी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सीधा अकाउंट में जमा हो जाता है। पहले तो अगर आपको 400 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट मिलना है तो 400 रुपया प्राप्त करने के लिए आप बीडीओ के पास जाओ, जेई के पास जाओ, पीडी के पास, फिर जा कर के कागज़ पत्र के लिए हालत ख़राब हो जाता है, तो आपका समय बर्बाद और उसमें खर्चा हो जाते हैं। आजकल एक बटन दबाते हैं, अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो आम लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। कॉन्फिडेंट इंडिया का आज पूरा स्वरूप आप देश भर में देख रहे हैं। दुनिया में आप जाइए, किसी भी देश में, अब मंत्री एमपी छोड़ दीजिए, एज एन इंडियन किसी भी देश में आज जाइए, मोदी जी का नाम लेता है और इंडिया का नाम लेता है। मैं तो विदेश कितने बार गए हैं, मैं लगभग 155 देश घुमा हुआ हूँ। मंत्री बनने से पहले जब हम बाहर जाते थे एज ए एमपी या एज ए नागरिक के हिसाब से जाते थे, लोग सोचते थे कि इंडिया से आया है तो ये नौकरी के लिए आया होगा या कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन देना तो है नहीं इंडिया से, ऐसा एक हमको नज़रअंदाज करते थे। आज जब हम कहते हैं कि हम इंडिया से आए हैं तो लोग कहते हैं कि वाह, इंडिया जो आज एक उभरता हुआ शक्ति, एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल प्ले करते हुए मोदी जी का एक नज़रिया, वो दुनिया देखता है कि इंडिया का जो प्रोग्राम, पॉलिसीज़, ये इंडिया का विज़न है, वो विश्व के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ये सारा चीज़ जब देखने को मिलता है तो हमको प्राउड होता है। आज दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कहने से मैं बीजेपी का है सिर्फ नहीं, एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते फ़ख्र होना चाहिए। ये तो कोई पार्टी का विषय नहीं है। हमारे देश का नेता दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बन जाता है तो इसका श्रेय सबको लेना चाहिए। ये हमारा प्रधानमंत्री है, सिर्फ बीजेपी वालों के लिए नहीं, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हर एक आदमी को फ़ख्र होना चाहिए। पहली बार हमने देखा कि 5 मंत्री या 7 मंत्री एक सरकार में है। उसके अलावा भी प्रधानमंत्री स्वयं 50 बार से ऊपर गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। तब के नॉर्थ ईस्ट में, राष्ट्रीय नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का सरकार का फोकस है, एक्ट ईस्ट की लोग बात करते थे, करते नहीं थे, उस पर आप कितना चेंज देखते हैं? देखिए, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ खुद, और मैंने देखा है। मैं एमपी बनने से पहले तो सेंट्रल मिनिस्टर, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, यूनियन मिनिस्टर को देखना नसीब नहीं होते थे। और मैं जब खुद एमपी बना, हम अपोजिशन पार्टी में रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर में चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे कि सरकार में जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा ध्यान दीजिए। वो कहते थे नॉर्थ ईस्ट छोटा सा है, कितना आपको चाहिए, हमारा प्रदेश में सिर्फ 2 एमपी है, 2 एमपी को कितना मदद मिलेगा। ऐसे लोग हम लोग को इंसल्ट करते थे कांग्रेस के ज़माने में। आज नॉर्थ ईस्ट प्रायोरिटी हो गया है। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इतना दूर लगता था, आज नॉर्थ ईस्ट इतना नज़दीक हो गया कि हर स्टेट में ट्रेन कनेक्शन हो गया, रोड कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंच गया है, फ्लाइट कनेक्टिविटी हो गया है, हाईवेज बन गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में डबल लेन रोड से जुड़ गया है। तो ये सारा चीज़ जो पिछले 9 साल में हुए हैं,
उसका दो कारण हैं। एक तो मोदी जी का पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट को देते हुए मंत्रियों को, अधिकारियों को बोलना कि आप प्राथमिकता दीजिए, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हमारे लिए प्रायोरिटी है। और दूसरा, मोदी जी का इमोशनल कनेक्ट है नॉर्थ ईस्ट और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अलग अलग जो समस्याओं को समझते हुए मोदी जी का जो दिल से जुड़ा हुआ है, उसी की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट खुद मेन स्ट्रीम बन गया है। पहले तो नॉर्थ ईस्ट को वो दूर दराज वाला साइड स्ट्रीम मानते थे, आज नॉर्थ ईस्ट खुद ही एक मेन स्ट्रीम बन चुका है। इसके अलावा आप गृह मंत्री भी रहे हैं देश के। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि एक एंटनी ने खुद कहा था कुछ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पहली बार अपने पार्लियामेंट के एक स्पीच में, जी, उस पर कितना थ्रस्ट रहा है, और जो आपको कहा गया है कि लगातार आप बॉर्डर एरियाज में जाइए, वहाँ के लोगों के साथ समय बिताइए, जानिए कि उनकी रियलिटी क्या है। आपने बॉर्डर के बारे में सवाल पूछा है। मेरे पुराने स्पीच होंगे पार्लियामेंट में जब मैं अपोजिशन एमपी थे, उसमें आप देखेंगे मैं बॉर्डर एरिया का सिक्योरिटी, बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए विकास और बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी के दृष्टि से जो बेसिक रोड कनेक्टिविटी जो है उसके बारे में मैंने जो पूछा है, आप देख लीजिए। उसका जवाब ए.के. एंटोनी जी ने 2013 में खुद ही पार्लियामेंट में बोला कि तो कांग्रेस पार्टी का पॉलिसी रहा है कि बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करना है। मोदी जी ने 2014 के बाद वो पॉलिसी चेंज कर दिया है। आज बॉर्डर एरिया में, मैं अरुणाचल का बताऊं, इवन आप लद्दाख में भी जाइए, गुंजी 18 दिन पैदल चल के तब गुंजी पहुंचते थे, आज पूरा का पूरा रोड कनेक्शन हो चुका है। अभी जो वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें पूरा का पूरा सेचुरेशन मोड में आ जाएंगे। अब तो बॉर्डर एरिया में मोबाइल 4G नेटवर्क, हर गांव में रोड, हर घर में पानी, हर घर में बिजली, और उसके साथ साथ स्कूल और मेडिकल का फैसिलिटी ये लॉन्च हो चुका है। अभी पूरा मैपिंग करके मिनिस्टर भी टूर कर रहे हैं, अधिकारियों को भी जाने के लिए कह चुका है, कुछ लोग जा रहे हैं। और ये जिस हिसाब से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट हो रहा है, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसलिए भारत का बॉर्डर में जो रहने वाले लोग हैं आज सिर्फ खुद सुरक्षित ही महसूस नहीं, बल्कि अब उसको महसूस हो रहा है कि वो बॉर्डर एरिया में रहने का और भारत का एक गार्ड बन करके बैठने का फ़ख्र महसूस भी हो रहा है। नदियाँ बह जाएगी, उसके बाद भी आप कई बार कश्मीर गए होंगे, क्या चेंजेस देखते हैं आप? क्योंकि लगातार दुश्मन देश पाकिस्तान की नज़र रहती है कश्मीर पे, हमेशा कश्मीर के ऊपर सवाल निशान भी लगाए रहते हैं। कश्मीर में क्या परिवर्तन देखते हैं आप इस सरकार में? अभी तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होने के बाद हम लोग सब मंत्री लोग कश्मीर कई बार गए हैं। मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था और मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, आयुष मंत्री मैंने देखा है, फिर लॉ मिनिस्टर के रूप में भी मैंने जितना जो देखा है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले कश्मीर जाते थे तो लगता था कि ये तो सिर्फ ज़मीन हमारा है, लेकिन वातावरण अपना नहीं लगते थे। अब कश्मीर में जब जाएंगे तो ज़मीन भी हमारा, लोग भी अपने हैं और वातावरण भी बिल्कुल भारतीय अनुकूल वातावरण देखने को मिल रहा है। ये सारा चीज़ सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। मैं मोदी जी के साथ में मंत्री हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक भारतीय होने के नाते ये कह रहा हूँ कि कश्मीर में जो बदलाव लाया है वो सिर्फ मोदी जी ही ला सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे सिटीजन को वापस लाए, आप खुद यूक्रेन युद्ध के दौरान गए थे, क्या एक मैसेज आता है कि भारतीयों को जो बाहर रहते हैं, खास करके जिनके बच्चे, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे हम अफगानिस्तान से लेके आए हैं लोगों को, या हाल ही में हमने जो टर्की वगैरह से लेके आए हैं लोग? आपको एक फ़र्क पहले के समय में और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नज़र आएंगे कि अब कोई भी भारतीय है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अंटार्कटिका में हो, या कहीं भी हो देश विदेश में, आज कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मुसीबत में फंसेंगे तो बचाने वाला भारत सरकार है, मोदी जी है। मैं खुद यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में जब हम वहाँ 8 दिन तक अपने भारतीय छात्राओं को इवैक्यूएशन के लिए गए थे, तो मैंने देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अरेंजमेंट किया, वहाँ के
देश के नेताओं के साथ वहाँ के प्रधानमंत्री से बातचीत करके व्यवस्था करके और कैबिनेट मंत्री को वहाँ भेज के फिर पूरा हम लोगों का निगरानी में सारा ऑपरेशन को चलवाना और पूरा लगातार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी मॉनिटर करना, एक एक हमारा छात्र फंस ना जाए, एक एक लोगों का ध्यान रखना, इतना बारीकी से जो करना है, ये मुझे लगता है कि किसी और प्रधानमंत्री ये सोच भी नहीं सकते हैं जो मोदी जी ने किया है। ये कितना बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि लगातार आपकी सरकार और आप कहते रहे कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तब की हालत है जब पूरे विश्व में रिसेशन चल रहा है। पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे और बाद में पॉलिटिक्स में आए और जब हम विपक्ष में थे तो भारत का इकोनॉमी को लेकर के लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इंडिया में तो कोई इस तरह का कोई कमाल तो कर ही नहीं सकते हैं, और दुनिया ग्रो करता था और इंडिया जो है पीछे रह जाता था। अब दुनिया जो है पीछे रह गया, भारत आगे निकल गया। इस वक्त दुनिया का सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला हमारा देश का अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जब इंडिया को कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो कितना अच्छा लगता है ना। और इसके लिए कोविड के समय में जो मैनेजमेंट किया और कोविड जैसे इतना भयानक महामारी को हम संभाल के इतना तेज़ी से फिर इकोनॉमी को आगे ले जाना, ये तो कमाल का मैनेजमेंट है। ये जो प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट और वेरी इंटेलिजेंट इकोनॉमिक आपका सारा अरेंजमेंट जो किया है, उसी का नतीजा है कि आज हमारा अर्थव्यवस्था इतना सही रास्ते पे चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ कहती है, कोई और नेता कुछ और कहते हैं। क्या लगता है क्यों विपक्ष क्यों इस कोशिश में जुड़ी हुई है कि एक साथ जुड़ जाए 24 से पहले? ये जितना भी आपने नाम लिए हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, वो देश को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि देश को नीचा गिराना है ताकि मोदी जी गिर जाए, लेकिन मोदी जी गिरने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पीछे 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है। और ये जो अपोजिशन पार्टीज़ जो अपने अपने फैमिली, अपने अपने एक बिरादरी को आगे प्रमोट करने में लगे हुए हैं, इन लोग से देश नहीं संभाला जाएगा। इन लोगों से हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं। और देश ने देख लिया है कि भारत को विश्व में एक ताकतवर देश के रूप में हम स्थापित करना है और सबसे आगे ले जाना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। आप लगातार सवाल भी पूछते हैं। आज फिर राहुल गांधी विदेश गए, आज फिर उन्होंने कुछ टिप्पणी की प्रधानमंत्री को लेकर। कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि उनको सब कुछ पता है, पर उनको कि वो किसी को कुछ समझा नहीं सकते। सबसे पहले तो श्रीमान राहुल गांधी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसका एक ही काम है कि मोदी जी को गाली देना और देश को बदनाम करना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी को मोदी जी से इतना नफ़रत क्यों है और देश के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं। उसको इतना मालूम होना चाहिए कि इस देश ने उसके ख़ानदान को सब कुछ दिया है, सब कुछ। हम आम आदमी सोच भी नहीं सकते हैं। उसके परिवार को इतना सम्मान दिया है, फिर देश को क्यों इतना बदनाम कराते हैं। और एक आम आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो वो राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और उसका भाषा और जिस शैली में वो बोलते हैं, उसको लोग आजकल कोई सीरियसली लेता नहीं है। सिर्फ जो हमारा देश का खिलाफ काम करने वाला एक गुट है, एक ग्रुप है, एक गिरोह है, वो प्रमोट करते रहते हैं राहुल गांधी को। देश के लिए सोचने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले, भारत देश के लिए कुछ काम करेंगे सोचने वाले राहुल गांधी और ये जो कुछ लोग हैं, इनके बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं।